नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी संभल हिंसा पर घिरी योगी सरकार की, संसद के शीतकालीन सत्र में हुए हंगामे की, देखेंगे महायुति की जीत से सीजीआई चंद्रचूड़ के कनेक्शन को, 6 राज्यों में बीजेपी की जबरदस्त हार को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे बांग्लादेश और श्रीलंका के अडानी ग्रुप को दिए झटके को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। संभल विवाद पर लोकसभा प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान, बोले राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया दुर्भाग्यपूर्ण। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री फेस को लेकर राजनाथ सिंह को दी गई बड़ी जिम्मेदारी, देवेंद्र फडणवीस बने संघ की पहली पसंद। टीम इंडिया की पर्थ टेस्ट में ऐतिहासिक जीत, 238 पर सिमटी ऑस्ट्रेलिया, बुमराह 8 विकेट लेकर बने प्लेयर ऑफ द मैच। दिवाली के बाद पहली बार पुअर श्रेणी में दर्ज हुआ दिल्ली का AQI, तमाम उपायों के बाद भी हालात जस के तस। ऋषभ पंत बने IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी, लखनऊ ने लगाई बोली, 15 मिनट में टूटा अय्यर का रिकॉर्ड। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी के संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। हिंसा के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव देखने को मिल रहा है। इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है, स्कूल बंद कर दिए गए, बाहरी लोगों की एंट्री पर तक बैन लगा दिया गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि ये हालात आखिरकार हुए कैसे। जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। संविधान के अंदर, संभल के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। जो हमें मिले हुए अधिकार है, सरकार खड़े होकर के दंगा कराने का काम करा रही है। पुलिस के साथ दंगाई जाते हैं, शोर मचाते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, उकसाते हैं, झगड़ा होता है, झगड़ा होते ही पुलिस गोली चला देती है, एक तरफा 5 लोगों की मौत हो जाती है। क्या तमाशा बना दिया। सर्वे हुआ, सर्वे के लिए टीम गई, तो पिछली बार गए, कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सर्वे कर करके वापस आ गए, तो इनका एजेंडा पूरा नहीं हुआ, तो इन्होंने दोबारा काम किया, दोबारा लेकर के गए, दोबारा झगड़ा करा दिया। तो ये क्या तमाशा हो रहा है। तमाशा चल रहा है पूरा का पूरा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की जामा मस्जिद को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि ये श्री हरिहर मंदिर के ऊपर बनाई गई है। इन्हीं दावों के आधार पर बिना दूसरे पक्ष को सुने आनन फानन में सर्वे किया जा रहा था। इस दौरान हिंसा भड़की, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। हिंसा के बाद इलाके में दहशत, डर और तनाव का माहौल बना हुआ है। 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। जिले में सभी 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इस हिंसा में सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस ने एक पक्ष के लिए काम किया। खुद पुलिस का वीडियो सामने आया, जहां वो गोलियां दागते हुए दिखाई दी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ASI, जिसका काम था सर्वेक्षण करना, उसे धार्मिक नारे लगाने की क्या जरूरत आ गई। ये मसला मंदिर या मस्जिद का नहीं है कि जामा मस्जिद की जगह मंदिर है या नहीं। मसला सिर्फ ये है कि समाज में ये हालात कौन पैदा कर रहा है, कौन मस्जिद मंदिर के नाम पर बांटने और काटने का काम कर रहा है, ये आपको समझना होगा। दरअसल रविवार 6:30 बजे DMSP के साथ एक टीम जामा मस्जिद सर्वे करने पहुंची थी। टीम को देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। कुछ ही देर में करीब 2 से 3 हजार लोग जामा मस्जिद के बाहर पहुंच गए। इस बीच लोगों की भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसके बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। बवाल को बढ़ता देख यूपी पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठीचार्ज किया और उसके बाद तस्वीरें आई बीजेपी के अमृतकाल की, जहां यूपी का पुलिस प्रशासन गाली गलौज के साथ हाथों में बंदूक ताने हुए दिखाई दिया। मंदिर और मस्जिद के नाम पर जिस तरीके से माहौल बनाकर समाज में सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की जा रही है, योगी पुलिस की इन तस्वीरों में साफ तौर पर बयां हो रहा है। हालात ये है कि मस्जिद को मंदिर बताकर बिना मुस्लिम पक्ष को सुने कोर्ट ने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया और रिपोर्ट भी तैयार कर दी। सवाल उठ रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। क्या इससे अविश्वास की भावना पैदा नहीं होती। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने उपचुनाव के नतीजों में हुई गड़बड़ी से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सब किया। माहौल को बिगाड़ा गया ताकि लोग नतीजों की गड़बड़ी पर बात न कर सके। आप लोगों पे सब वीडियोज हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है, पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर EVM की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। संभल में हिंसा के बाद से कई लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। लोगों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। हिंसा की जो भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसने एक बार फिर से बीजेपी सरकार और उसकी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी, साथ ही कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं।
आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सदन के शुरू होते ही अडानी और वक्फ संशोधन विधेयक की गूंज सुनाई दी। विपक्ष ने इन मुद्दों पर जेपीसी की जांच की मांग भी की, जिसके बाद सदन में खूब हंगामा भी देखने को मिला। इसके बाद राज्यसभा को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। विपक्षी सांसदों ने वक्फ जेपीसी के विस्तार की मांग को लेकर स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा। वहीं सत्र शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही गठबंधन के लगभग सभी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान चर्चा की गई कि अडानी समूह के लेन देन की जेपीसी की जांच का मुद्दा सदन में उठाया जाएगा। ऐसे में सदन में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी घोटाले पर चर्चा की मांग की। सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है। 267. No, that my ruling is over. No, it's a very important, sir. देखिए, No, ये you are questioning ruling of sir, the chair. if you suspend today's business, we can explain because the Adani One second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is going on record. And Nothing is going on record. No. Entire Nothing country. is going on record. And Nothing is going on record. Consistently, Nothing is Modi going on ji record. is supporting him. Nothing is going on record. Nothing is going on record. No, sir. Modi ji supporting him. And दुनिया में List of matters raised with permission. विपक्ष की अडानी को लेकर जेपीसी की मांग पर सदन में हंगामा बढ़ गया। इस बीच राज्यसभा को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अब सदन 27 नवंबर को सुबह 11 बजे एक बार फिर से बैठेगा। बता दें, विपक्ष मणिपुर हिंसा, संभल में हिंसा और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर चर्चा करने पर अड़ा हुआ है। केंद्र सरकार इसके लिए इतनी आसानी से राजी नहीं होगी। हालांकि सरकार ने रविवार को कहा कि दोनों सदनों में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी चर्चा कर मुद्दों पर निर्णय लेगी। उधर मणिपुर हिंसा के चलते भी विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशों में लगा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, संसद सत्र शुरू होने के साथ ही सरकार को सबसे पहले अडानी प्रकरण पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए, जिसमें वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने की क्षमता है। आज भारत ब्लॉक की पार्टियां यही मांग कर रही हैं, क्योंकि करोड़ों खुदरा निवेशकों की मेहनत की कमाई दांव पर लगी है। इस तरह संसद के विंटर सेशन में विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक से लेकर मणिपुर हिंसा और अडानी का मुद्दा मोदी सरकार की मुश्किलों को बढ़ा सकता है, क्योंकि संसद में इन मुद्दों को देखते हुए काफी ज्यादा हंगामा होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सरकार इस पर चर्चा कर पाती है नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र में एमवीए की बड़ी हार और महायुति की जीत को पूर्व सीजीआई से जोड़ते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने साफ तौर पर कह दिया है कि एमवीए की हार के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। तो महायुति की सुनामी का पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ से क्या है कनेक्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। महायुति की एकतरफा जीत पर विपक्ष हमलावर है। इस बीच महाविकास अघाड़ी की हार के लिए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को जिम्मेदार ठहराया है। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र में दल बदल करने वाले नेताओं के मन से कानून का डर खत्म कर दिया था। इतना ही नहीं, संजय राउत ने दावा किया कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय नहीं करके चंद्रचूड़ ने दल बदल के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी। ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र को जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे हुए व्यक्ति जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपनी जजमेंट नहीं दी। डिसक्वालिफिकेशन के बारे में 40 लोगों ने बेईमानी की। जिस पार्टी से चुनकर आए थे वो पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर सत्ता में बैठे हैं। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा। आपने अगर निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई नहीं करता। आपने वो आज भी वो खिड़की दरवाजे खुले रखकर आप वहाँ से रिटायर हो गए। अब कोई भी किसी तरह से पार्टी बदल सकता है या सरकार बना सकता है जिससे पार्टी अपनी पार्टी को छोड़कर, तो इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ़ नहीं करेगा और उनका नाम काले शाही में लिखा जाएगा। राउत ने पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। वहीं राउत ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के नतीजे पहले से तय थे।
आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का यह बयान विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की करारी हार के बाद आया है, जहां एमवीए के तहत उसने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 20 सीट पर ही जीत हासिल कर सकी। इसी के साथ एमवीए के दूसरे गठबंधन सहयोगियों का प्रदर्शन भी कुछ बेहतर नहीं रहा। कांग्रेस ने 101 में से केवल 16 सीटें जीती। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 86 सीट में से केवल 10 सीट जीती हैं। राज्य में 20 नवंबर को 288 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें महायुति गठबंधन ने 230 सीट जीतकर सत्ता बरकरार रखी। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी महज 46 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सका। और इसमें खास बात यह है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद किसी को भी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के बाहर कोई भी दल इसके लिए जरूरी 29 सीट हासिल नहीं कर सका है। इस तरह इसे बीजेपी की ऐतिहासिक जीत कह सकते हैं, जहां विपक्ष का कोई अस्तित्व ही बाकी नहीं रहा। खैर, महाराष्ट्र में भी एक सवाल बना हुआ है कि राज्य में अगला सीएम फेस कौन होगा। दावे तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में किए जा रहे हैं, लेकिन सूबे की सियासत और बीजेपी की अदावत में आगे क्या कुछ मोड़ आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। देश की राजनीति में इस वक्त महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों की चर्चाएं जोरों पर है। महाराष्ट्र में जहां बीजेपी ने बहुमत से सत्ता हासिल की, तो वहीं झारखंड में उसे जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इन दो राज्यों के साथ ही 6 राज्य ऐसे भी हैं जहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। तो क्या है, पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश भर के 15 राज्यों की 46 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इन नतीजों ने हर किसी को हैरान कर दिया। महाराष्ट्र में 288 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 132 सीटें जीती। वहीं पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस 16 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसके अलावा झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर कड़ी मशक्कत करने के बाद भी बीजेपी केवल 21 सीटों पर अपनी पकड़ बना पाई। लेकिन इन 2 राज्यों के अलावा 6 राज्य ऐसे भी हैं जहां बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया और कई जगह बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त कर ली गई। दरअसल 6 राज्य जहां उपचुनाव हुए हैं, उनमें कर्नाटक, केरल, मेघालय, पंजाब, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है, जहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ। पश्चिम बंगाल में 6 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की। इसके अलावा कर्नाटक में 3 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का कब्जा रहा। सिंगांव से कांग्रेस के पठान यासिर अहमद खान ने करीब 13,000 वोटों से जीत हासिल की और बीजेपी के भरत बोमई को हराया। वहीं संदूर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ई अन्नपूर्णा 9,600 से ज्यादा वोटों से जीते। इसके साथ ही पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इसी तरह केरल की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस और सीपीएम ने जीत दर्ज की। सिक्किम में भी बीजेपी अपना खाता नहीं खोल सकी और एसकेएम ने निर्विरोध चुनाव जीता। मेघालय में 1 सीट पर उपचुनाव हुआ और गेमबेगर विधानसभा से एनपीपी के मेहताब चंदी अग्निकोट संगमा ने जीत दर्ज की। इस तरह महाराष्ट्र में प्रचंड जीत का जश्न मनाने वाली बीजेपी के लिए 6 राज्य ऐसे रहे जहां वो अपना खाता तक न खोल सकी। इन सीटों पर पश्चिम बंगाल की सीट सबसे अहम रही, जहां बीजेपी ने जी जान लगाकर उपचुनाव में जीतने की कोशिश की और वो हार गई। ऐसे में बीजेपी की इन राज्यों में हार को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव में धांधली के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच साबित हुए, क्योंकि कम सीटें होने की वजह से सीटों पर धांधली के चांस कम हो जाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के साथ ही 6 राज्यों में बीजेपी की हार की चर्चाएं जोरों से हो रही है। अडानी ग्रुप पर लगे रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों के बाद अब पड़ोसी देशों में भी अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट जांच के दायरे में आ गए हैं। अमेरिका और केन्या के बाद अब बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी गौतम अडानी के साथ अपने जितने भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे उन सभी को झटका दे दिया है। तो कैसे कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है गौतम अडानी की मुश्किलें, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने अडानी ग्रुप पर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देकर फंड्स और इन्वेस्टमेंट जुटाने का आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद अब भारत के पड़ोसी देशों में चल रहे अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश ने अडानी पवार ट्रेडिंग समझौता सहित प्रमुख बिजली उत्पादन अनुबंधों की समीक्षा के लिए एक प्रतिष्ठित लीगल और इन्वेस्टिगेटिव फर्म को नियुक्त किया है। वहीं श्रीलंका की कैबिनेट वहां चल रहे अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स पर अंतिम फैसला करेगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश सरकार से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के बाद उन्हें रद्द किया जा सकता है या उन पर फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। वहीं बांग्लादेश सरकार ने एक बयान में बताया, बिजली ऊर्जा और खनिज मंत्रालय से जुड़ी राष्ट्रीय समीक्षा समिति ने 24 नवंबर को अंतरिम सरकार को 2009 से 2014 के बीच शेख हसीना के निरंकुश शासन के दौरान
मिले प्रमुख उत्पादन बिजली अनुबंधों की समीक्षा के लिए एक लीगल और इन्वेस्टिगेटिव फर्म नियुक्त करने को कहा है। बता दें, इस समिति ने रविवार को ये सिफारिश की है कि 7 प्रमुख ऊर्जा और बिजली परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही थी। इसमें अडानी BIFPCL 1234 मेगावाट कोयला आधारित संयंत्र भी शामिल है। यह अडानी पावर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसमें एक चीनी कंपनी और बाकी बांग्लादेश व्यापार समूहों की कंपनियां शामिल हैं। बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका में भी अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अनुराग कुमार दिसानायके की नेतृत्व वाली नई सरकार ने अडानी ग्रीन सहित ग्रुप के दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है। कहा जा रहा है कि मामले की समीक्षा की जा रही है। पवन ऊर्जा परियोजना से संबंधित प्रस्ताव आगे आने वाले हफ्तों में विचार विमर्श के लिए मंत्रिमंडल को सौंप दिया जाएगा और अंतिम निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल अडानी पवन ऊर्जा परियोजना से जुड़े सभी डिटेल्स की समीक्षा की जाएगी। ऐसे में अडानी की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें, हाल ही में अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी ग्रुप पर भारत में बिजली समझौते में करोड़ों रुपए की घूस देने के आरोप लगाए। इसके बाद अडानी समूह की कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने $60 करोड़ के अपने बॉन्ड्स इश्यू को रद्द कर दिया। अमेरिका के आरोप के तुरंत बाद ही केन्या ने भी अडानी समूह की एयरपोर्ट परियोजना को रद्द कर दिया। इसकी घोषणा केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में की थी, जिसके बाद अडानी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।